नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो विषय है वह है भूगोल, जबकि जिस टॉपिक यानी जिस प्रकरण पर लेसन प्लान बनाना है वह टॉपिक है अपवाह, जिसमें हम नदी के बारे में विस्तार पूर्वक देखेंगे। सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत इस टॉपिक को आप देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत एक पुस्तक आता है जिसका नाम है समकालीन भारत, जो कि ये पुस्तक आपका भूगोल के अंतर्गत आता है। उसके अंदर आपको ये टॉपिक देखने के लिए मिल जाएगा। अगर और भी लेसन प्लान आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लेसन प्लान की बहुत सारे वीडियो आपको देखने के लिए वहाँ पर मिल जाएगा। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेसन प्लान यानी पाठ योजना आप जब भी स्टार्ट करें तो अपने रजिस्टर की लेफ्ट पेज से इसकी शुरुआत करें। सबसे पहले लिखें विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको पढ़ाने के लिए जाना है। फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर आपका रोल नंबर क्या है, विषय हो जाएगा भूगोल, प्रकरण यानी कि जो टॉपिक जिस पर लेसन प्लान आपको बनाना है तो यहाँ पर हो जाएगा अपवाह। किस क्लास के लिए है तो 9th क्लास के लिए। कितने समय तक आपको पढ़ाना है तो जो क्लासेस होती है 35 या 40 मिनट की होती है, तो उसके अनुसार आप यहाँ पर लिखेंगे। किस घंटे में आपको पढ़ाने के लिए मिला है और डेट क्या है और आपका सत्र कौन सा चल रहा है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद सामान्य उद्देश्य आता है। सामान्य उद्देश्य में हम 5 पॉइंट डालते हैं, जो कि हमारा विषय से संबंधित उद्देश्य इसमें होता है। विषय जो है हमारा भूगोल है, तो उससे संबंधित हम उद्देश्य को लिखेंगे। और अगर आप भूगोल के अंतर्गत दूसरे टॉपिक यानी दूसरे प्रकरण पर लेसन प्लान बना रहे हो तो सामान्य उद्देश्य का जो पॉइंट है आप सेम वहाँ पर डाल सकते हैं, क्योंकि जो सामान्य उद्देश्य का पॉइंट होता है वो विषय से संबंधित हम उद्देश्य को लिखते हैं। तो विषय हमारा वहाँ पर भी क्या रहेगा, भूगोल, और यहाँ पर भी हमारा जो विषय है वो है भूगोल। इसमें पहला पॉइंट देखेंगे, छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों को भौगोलिक तथ्यों का ज्ञान कराना। तीसरा है छात्रों को भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान कराना। जबकि चौथा है छात्रों का सामाजिक व मानसिक विकास करना। जबकि पांचवा है छात्रों को सामाजिक विज्ञान की दैनिक जीवन में उपयोगिता बताना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य में हम देखेंगे, जो कि हमारा ये प्रकरण से संबंधित उद्देश्य होगा। प्रकरण जो है हमारा वह है अपवाह, जिसमें हम नदी के बारे में, नदी तंत्र के बारे में देखेंगे। इसमें इससे संबंधित जो उद्देश्य हैं, प्रकरण से संबंधित उद्देश्य, इसमें हम 5 पॉइंट को देखेंगे। पहला है छात्र अपवाह तंत्र के बारे में जान सकेंगे। दूसरा है छात्र हिमालय की नदी तथा प्रायद्वीपीय नदी के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा है छात्र नदियों को वर्गीकृत कर उसे विस्तार पूर्वक समझ सकेंगे। चौथा है छात्र अपवाह तंत्र से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। जबकि पांचवा है छात्रों में अपवाह तंत्र से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। उसके बाद हम राइट पेज में आते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के समय आप किन किन सामग्री का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा चौक, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर, श्यामपट्ट तथा अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। किस विधि का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा कि छात्र जो है इस टॉपिक के बारे में सामान्य जानकारी पहले से रखते हैं। वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका जो है अपनी सुविधा के अनुसार वर्गों को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट आता है, जिसमें 2 कॉलम आपको बनाना है। एक छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन और दूसरा है छात्र संभावित उत्तर। इसमें प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं। अंतिम प्रश्न में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस टॉपिक को आप पढ़ाने वाले हैं वो टॉपिक निकलकर यहाँ आना चाहिए। ये प्रश्न और उत्तर जो है दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ये प्रश्न जो है क्लासरूम में छात्र अध्यापक या अध्यापिका द्वारा छात्रों से किया जाता है।
यहाँ पर देखते हैं कि प्रश्न और उत्तर जो है दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं, यानी कि छात्रों के द्वारा जो सही आंसर आता है उसी से अगले प्रश्न का यहाँ पर निर्माण किया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि छात्र अध्यापिका जो है छात्रों से प्रश्न करती हैं। पहला प्रश्न कि हम लोग किस देश में रहते हैं। छात्रों के द्वारा उत्तर आता है भारत देश में। अब उसी से दूसरा प्रश्न देखेंगे कि भारतीय नदियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है 2 वर्गों में। तीसरा प्रश्न है इसी से कि 2 विभाजित वर्ग कौन कौन से हैं। तो छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर आता है हिमालय की नदी और प्रायद्वीपीय नदी। चौथा प्रश्न है कौन सा शब्द नदी तंत्र की व्याख्या करता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है अपवाह शब्द। पांचवा प्रश्न है अपवाह के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तो छात्र जो है विस्तार पूर्वक नहीं बता पाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर समस्यात्मक लिखेंगे और हम देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक निकल कर आ चुका है जिस टॉपिक को हम पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पर छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा, यानी कि जो टॉपिक है उसको लिखेंगे तो अपवाह हो जाएगा। पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा आज हम लोग अपवाह के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब उसके बाद अगले पेज में आते हैं जिसमें कि आपको दोनों साइड का पेज यूज करना है और 4 कॉलम आपको बनाने हैं, जो कि आपका ये प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत सारा पॉइंट आ जाएगा। एक आपका पहला जो कॉलम है वो शिक्षण बिंदु, यानी कि चैप्टर से आप जिस पॉइंट को उठाएंगे बच्चों को समझाने के लिए उनके सामने जो एक्सप्लेन करेंगे, तो जो पॉइंट है उसको लिखेंगे पहला कॉलम में। दूसरा कॉलम है छात्र अध्यापक या अध्यापिका क्रियाशीलता, यानी कि उस पॉइंट का एक्सप्लेन करेंगे तो उसको दूसरे कॉलम में लिखेंगे बच्चों को समझाने के लिए। तीसरा कॉलम है छात्र क्रियाशीलन, यानी कि क्लासरूम में छात्रों का व्यवहार किस तरह से रहेगा, किस तरह से वे उत्तर देंगे, उसको तीसरे कॉलम में लिखेंगे। चौथा है श्यामपट्ट कार्य, जिस तरह से क्लासरूम में आप बच्चों को समझाने के लिए ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं उसी तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। आप चाहें तो ब्लैक चार्ट पेपर चिपका सकते हैं और यहाँ पर जिस तरह से आप बच्चों को समझाने के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं उसी तरह से यहाँ पर लिखना है। आप चाहें तो कुछ पिक्चर्स बना सकते हैं इससे संबंधित, टॉपिक से संबंधित, और यहाँ पर आप चाहें तो हाथों से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम अपवाह क्या है। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। प्राय जल की वह मात्रा जो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ढाल का अनुसरण करते हुए जलधारा, सरिता, नाला और नदियों के रूप में प्रवाहित होता है। विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती है और एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। इसका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे कि झील या समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। प्राय कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे कि पर्वत या उच्च भूमि 2 पड़ोसी अपवाह द्रोणी को एक दूसरे से अलग करती है और इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं श्यामपट्ट कार्य में कि अपवाह जो है पृथ्वी सतह पर प्राकृतिक धारा के रूप में बहने वाले पानी को अपवाह कहते हैं, यानी कि पानी के फैलाव को अपवाह कहते हैं, जो कि ये नदी का निर्माण करती है। यहाँ पर देख सकते हैं इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से, जो कि बोधात्मक प्रश्न के रूप में देखेंगे। प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी को माना गया है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है अमेजन नदी को। यहाँ पर छात्र क्रियाशीलन में है कि कक्षा में छात्र जो है छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं जल विभाजक। जल विभाजक में क्या है कि पर्वत या उच्च भूमि
दो पड़ोसी अपवाद द्रोणी को एक दूसरे से अलग करती है। ऊंचा भूमि या पर्वत, बीच में आ जाएगा ऊंचा भूमि या पर्वत, जिसे जल विभाजक के रूप में हम देखते हैं। अब दोनों अपवाद द्रोणी को एक दूसरे से अलग करती है। ये यहाँ पर देख सकते हैं जो पिक्चर्स बना हुआ है, यहाँ पर ऊंचा उठा हुआ है जो कि एक दूसरे को अलग करता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, भारत में अपवाह तंत्र। भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृति के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदी को दो मुख्य वर्ग में विभाजित किया गया है। पहला हिमालय की नदी और दूसरा प्रायद्वीपीय नदी। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदी एक दूसरे से भिन्न है। हिमालय की अधिकतर नदियां बारहमासी नदी होती है, यानी कि वर्ष भर इसमें पानी रहता है, क्योंकि इसका कारण यह है कि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वत से पिघलने वाले बर्फ मतलब हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता रहता है, इसलिए ये नदी कभी सूखती नहीं है। हिमालय की नदियां जो है कभी भी नहीं सूखती, इसलिए इसे बारहमासी नदी कहते हैं। अब इसी से प्रश्न करते हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से, जो कि बोधात्मक प्रश्न के रूप में देखेंगे। बोधात्मक प्रश्न में आप 2-3 प्रश्न भी रख सकते हैं, और जैसे कि टॉपिक यानी पॉइंट स्टार्ट करने से पहले भी आप चाहे तो विकासात्मक प्रश्न छात्रों से पूछ सकते हैं, क्योंकि हर स्कूल का फॉर्मेट अलग अलग होता है, तो आप चाहे तो विकासात्मक प्रश्न शुरू में पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न जो है, किस प्रकार की नदियों में वर्ष भर पानी रहता है? तो हिमालय की नदी में। यहाँ पर देख सकते हैं नदियों का वर्गीकरण जो है, हिमालय की नदी है और प्रायद्वीपीय नदी है। उसके बाद अगले पेज में आएंगे, तीसरा शिक्षण बिंदु जो है हमारा वो है हिमालय से निकलने वाली नदी। तो 3 प्रमुख नदी है जिसे नदी तंत्र के रूप में भी हम जानते हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। फिर इसके बाद जो इसकी सहायक नदियां हैं उसे हम देखेंगे, जिसे नदी तंत्र के रूप में भी हम देखते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदी बर्फ और ग्लेशियर के पिघलने से बनती है और इनमें पूरे वर्ष के दौरान निरंतर प्रवाह बना रहता है। ये नदी कभी सूखती नहीं है। हिमालय से निकलने वाली नदी को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र, तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में हम देखेंगे, सिंधु नदी की जो इसमें हम सहायक नदी के बारे में देखेंगे, जिसे हम सहायक नदी को ही नदी तंत्र कहा जाता है। सिंधु नदी की सहायक नदियां यहाँ पर हम देखेंगे, दाएं ओर से मिलने वाली जो नदी है, दाएं तरफ से मिलती है, वो है श्योक, स्वात, काबुल, गोमल, कुर्रम, झोब आदि नदी। बाईं ओर से जो मिलती है वह है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज आदि। दूसरा जो है गंगा नदी तंत्र, इसमें दाईं ओर से मिलने वाली जो नदी है यह है यमुना, टोंस, सोन आदि नदी, और बाईं ओर से जो है गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र आदि। तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसमें दाईं ओर से जो मिलने वाली नदी है वो है सुबनसिरी, मानस, संकोच, तीस्ता आदि, और बाईं ओर से जो मिलने वाली है वह है लोहित, दिबांग, धनश्री, कालांग आदि। इसी से प्रश्न पूछती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से, जो कि बोधात्मक प्रश्न के रूप में देखते हैं। प्रश्न की संख्या आप 1-2 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर जगह ना होने के कारण एक प्रश्न भी पूछ सकते हैं, प्रश्न को यहाँ पर रख सकते हैं एक प्रश्न को। प्रश्न है, नदी तंत्र किसे कहा जाता है? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है, किसी नदी तथा उसकी सहायक नदी को नदी तंत्र कहा जाता है। चौथा पॉइंट जो है यहाँ पर छात्र क्रियाशीलन में आप देख लेंगे, कक्षा में छात्र जो है अनुशासन को बनाए रखेंगे। और जो चौथा पॉइंट है हमारा शिक्षण बिंदु का वह है प्रायद्वीपीय नदी। ये नदी जो है मौसम पर आधारित होता है, यानी कि वर्षा पर।
इसे मौसमी रूप में देखा जाता है। ये नदी दो भाग में विभक्त है, एक तो है कि अरब सागर में गिरती है और दूसरा बंगाल की खाड़ी में। जैसे कि साबरमती, नर्मदा, तापी, पेरियार, ये नदी जो है अरब सागर में गिरती हैं। आदि मतलब और भी नदियां हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदी है दामोदर, स्वर्णरेखा नदी, गोदावरी, हुगली, कृष्णा आदि नदी। अब इसी से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से। प्रश्न है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। प्रायद्वीपीय नदी जो श्यामपटकार में है, यहाँ पर है कि ये नदी जो है वर्षा पर आश्रित रहती हैं और कभी कभी क्या देखने को मिलता है कि ये नदियाँ सूख भी जाती हैं पानी के अभाव में, जबकि हिमालय की नदियाँ जो हैं वो कभी भी नहीं सूखती हैं क्योंकि बर्फ़ से उनको पानी में, नदी की पानी में बढ़ोतरी होती रहती है। अब उसके बाद देखेंगे मूल्यांकन प्रश्न, अगले पेज में आएंगे। जो प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत पॉइंट थे वो वहां पर समाप्त होता है। उसके बाद अगले पेज में आएंगे, छात्रों का मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन में प्रश्न की संख्या 4 या 5 रख सकते हैं और ये प्रश्न है बच्चों से क्लासरूम में ही किया जाता है और इसका उत्तर जो है बच्चे क्लासरूम में ही देंगे। मूल्यांकन के आधार पर ही पता चलता है कि जो भी पढ़ाया गया है छात्रों को समझ में आया है या नहीं आया है। प्रश्न है, अपवाह क्या है? दूसरा प्रश्न है, अपवाह द्रोणी क्या है? तीसरा प्रश्न है, जल विभाजक एवं नदी तंत्र किसे कहा जाता है? चौथा प्रश्न है, हिमालय नदी तथा प्रायद्वीपीय नदी में क्या अंतर है? और पांचवा प्रश्न है, प्रायद्वीपीय नदी का वर्णन करें। उसके बाद पुनरावृत्ति में क्या करना है कि जो पढ़ाए आप चैप्टर या टॉपिक, तो उसी से संबंधित कुछ पॉइंट बच्चों के सामने रख देना है ताकि जो भी टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। पहला पॉइंट है, पृथ्वी सतह पर प्राकृतिक धाराओं के रूप में बहने वाले पानी को अपवाह कहते हैं। भारत की, जिसमें कि हम अपवाह के अंतर्गत नदी के बारे में देखते हैं। भारत की भौगोलिक आकृति के आधार पर भारतीय नदी को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है, एक हिमालय की नदी और दूसरा प्रायद्वीपीय नदी। हिमालय से जो निकलने वाली 3 प्रमुख नदी है वो है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। बाकी इसकी सहायक नदी हैं और इन नदियों में वर्ष भर मतलब सब दिन पानी भरा रहता है। चौथा पॉइंट है, प्रायद्वीपीय नदी अधिकांशतः मौसम पर आधारित होता है, मौसमी यानी वर्षा पर आश्रित होता है। अब उसके बाद गृह कार्य, बच्चों को होमवर्क देंगे तो प्रश्न की संख्या आप 2-3 रख सकते हैं और ये प्रश्न चैप्टर से संबंधित होना चाहिए ताकि बच्चे इसका आंसर अच्छे से घर पर कर सकें। प्रश्न है, अपवाह तंत्र क्या है? और दूसरा है, हिमालय नदी तथा प्रायद्वीपीय नदियों में क्या अंतर है? तो जो लेसन प्लान यानी पाठ योजना है यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेसन प्लान के साथ। धन्यवाद।